आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का जो नाम है वो है मेज़रमेंट। सबसे पहले हम मेज़रमेंट को पढ़ेंगे कि मेज़रमेंट होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसको फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। उसके बाद हम वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू वॉच वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे आज। तो देखते हैं सबसे पहले मेज़रमेंट क्या होता है। तो देखो मेज़रमेंट क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ से हम डिटरमाइन करते हैं कि वह जो यूनिट है, वो जो चीज़ है वो कितनी छोटी है या बड़ी है उस एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट से या रेफरेंस एक यूनिट से। मैं आपको लिख देता हूँ, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग determining how small and large a physical quantity how large and small a physical quantity to the standard मेजरमेंट का मतलब हमने कुछ एक रेफरेंस लिया, जैसे मुझे स्टैंडर्ड चीज़ की स्टैंडर्ड हमने कोई चीज़ की मान लो हमने लिया कुछ मीटर, हमारा स्टैंडर्ड हो गया ये भैया इसी से नापने की कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है ना। हाउ लार्ज एंड स्मॉल अ फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी कितनी बड़ी होगी या छोटी होगी मीटर से, ठीक है। ठीक है, वह कितनी बड़ी होगी या छोटी होगी, जैसे मान लो मीटर है। अब हम मीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर, मीटर से बड़ा होता है मीटर, ठीक है। जैसे पता है देखो मीटर से छोटा है सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम सेंटीमीटर वाला कुछ जो एक ऑब्जेक्ट है उसको सेंटीमीटर में नापेंगे, वो एक ऑब्जेक्ट लाएंगे और जो मीटर में हम उसको एक ऑब्जेक्ट लाएंगे उसको नापेंगे तो उसको कहेंगे मीजरमेंट की भाई इतना सेंटीमीटर है, उसको कहते हैं सिंपल मीजरमेंट, ठीक है। आप बोलते फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी जैसे हम मेजर कर सकें उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कह देते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ों से बनी होती है। फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ों से बनी होती है, मैं बता देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ों से बनी होती है। फिजिकल क्वांटिटी बनी होती है कि यूनिट से, ठीक है। न्यूमेरिकल यूनिट हो सकता है यूनिट, फिर ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट, ठीक है। इसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं कि भाई कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू उसका अगर मल्टीप्लाई अगर यूनिट से तो उसमें हो रही है फिजिकल क्वांटिटी। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि 5 मीटर, तो 5 होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर होगी यूनिट, उसको फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मेजर कर सकें इसको मेजर कर सकते हैं 5 मीटर को, उसमें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो उसमें डिफाइन, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो समझ लो। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसका मल्टीप्लाई अब यूनिट से कराओ, और यूनिट कोई सकती है क्या, वो क्या सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, लीटर भी हो सकती है, सेकेंड भी हो सकती है, कितने हो सकते हैं। लेकिन एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट उसको मिलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब यूनिट की किस चीज़ों को देख के हम यूनिट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई चीज़ होगी उसको देख के तब यूनिट को सेलेक्ट करो, नहीं तो जैसे 4 पॉइंट्स होंगे तो सब देख के यूनिट्स को सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको दिखा देता हूँ 4 पॉइंट्स को, हम 4 पॉइंट्स को देख के आप यूनिट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो 4 पॉइंट होंगे, जैसे आप देखोगे तब आप यूनिट को एक बताओगे हाँ भाई हम इस यूनिट को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली होनी चाहिए आपका साइज शुड बी कन्वीनियंट, साइज शुड बी ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको होना चाहिए कि यूनिट शुड नॉट बी डैमेज्ड,
ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ था आपका कि यूनिट शुड बी कन्वर्टेबल। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। और आप बोल सकते हो कि चार पॉइंट हो गए। अगर आपको कोई भी यूनिट चूज करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो अपनी 4 पॉइंट को मानना पड़ेगा। मान लो मेरे को क्या करना है, अभी इस पेन की लेंथ को मीज़र करना है, तो मैं सोचे मीटर या किलोमीटर में आपको मानेगा, तो साइज शुड भी कन्वीनियंट। साइज में कन्वीनियंट आएगा सेंटीमीटर का, इस पेन का आएगा सेंटीमीटर में साइज कन्वीनियंट। यूनिट शुड नॉट बी डैमेज। यूनिट डैमेज होनी चाहिए, यूनिट डैमेज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि भाई अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इंडिया में, तो इसमें अगर सेम पेन को लिया कि अमेरिका में खड़ा हो जाऊँ, तो इसका सेंटीमीटर का मीटर में ना हो जाए। ठीक है, इसको यूनिट शुड नॉट बी डैमेज, इसके साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। यूनिट शुड नॉट बी कन्वर्टेबल, सॉरी यूनिट शुड बी कन्वर्टेबल। यूनिट कन्वर्टेबल होनी चाहिए, सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट हो सके, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में भी कन्वर्ट हो सके। तो यूनिट शुड भी कन्वर्टेबल होनी चाहिए। एंड यूनिट शुड बी यूज्ड यूनिवर्सली, एक ऐसी यूनिट को जो यूनिवर्सली इस्तेमाल करी जा सके। अब यूनिट को हमने 2 क्लासिफाई में कहा है, तो फंडामेंटल यूनिट एंड एक ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, यूनिट को हमने 2 में बांटे, तो फंडामेंटल यूनिट एंड एक ड्राइव्ड यूनिट। अब उसको भी समझा देते हैं। तो हमने यूनिट को भी 2 चीज़ों में बांटा। अब हम दोनों को चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा। यूनिट को हमने 2 चीज़ों में क्लासीफाई करा है। यूनिट है, यूनिट में वाली क्या होता है, और यूनिट को हमने 2 चीज़ों में क्लासीफाई करा। 2 चीज़ों में क्लासीफाई कैसे करा? अब उसमें यूनिट क्या होता है? तो यूनिट एक ऐसी चीज़, एक ऐसी डिफरेंस जिससे हम बाकी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं। एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिससे हम बाकी चीज़ों का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। यूनिट को हम 2 चीज़ों में बांटते हैं, तो फंडामेंटल यूनिट एंड एक ड्राइव्ड। फंडामेंटल यूनिट एंड एक ड्राइव्ड यूनिट हमने 2 में बांटा। अब देखते हैं फंडामेंटल यूनिट क्या होती है और ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है। ठीक है, इसको चाहिए समझना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। फंडामेंटल यूनिट मानी वो जो है, तो पहला पॉइंट डिपेंडेबल, दूसरा should be directly measured, एग्जाम्पल लिख लो, लेंथ, मास, टाइम। अब देखते हैं कि फिर फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, समझाएंगे ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है। देखो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। फंडामेंटल यूनिट एक ऐसी यूनिट जो कि पूरी इंडिपेंडेंट है, बोलो भाई कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं भी डायरेक्टली मेजर्ड हो सके, उसको हम फंडामेंटल यूनिट कह देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मेजर होने वाली को फंडामेंटल यूनिट कह देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हो गए लेंथ, मास, टाइम। अब डायरेक्टली ये इंडिपेंडेंट यूनिट है, इसके लिए आपको और यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लेंथ को डायरेक्टली मेजर कर सकते हो मीटर के थ्रू, मास को डायरेक्टली मेजर कर सकते हो किलोग्राम्स के थ्रू, और टाइम को डायरेक्टली मेजर कर सकते हो सेकेंड में, वॉच में। ठीक है, अब बोलोगे ये समझ में नहीं आया, जब मैं कोई इसके बताऊँगा ना, इसके हिसाब से तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं ड्राइव यूनिट क्या होता है। तो अब समझते हैं कि ड्राइव यूनिट क्या होता है। तो अभी अगर समझा कि फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, आप समझते हैं कि ड्राइव यूनिट क्या होता है। तो देखो हमने समझा कि फंडामेंटल यूनिट मानी क्या, जो इंडिपेंडेंट हो, शुड बी डायरेक्टली मेजर, जो ही डायरेक्टली मेजर करी जा सके, एंड जो एग्जांपल लिए मैंने आपको लेंथ, मास एंड टाइम, जो कि डायरेक्टली मेजर करे जा सकें। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे आप को समझ थोड़ा सा नहीं आया होगा, तो यहाँ जब मैं ड्राइव यूनिट के बारे में लिखूँगा तो आपको बिल्कुल दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे ये डिपेंडेंट,
यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे ये डिपेंडेंट है। ये शुड बी डायरेक्टली मेजर, अब ऐसे सही शुड नॉट डायरेक्टली मेजर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैं इसको दिया था, एग्जाम्पल देता हूँ एरिया, स्पीड। अब समझते हैं कि अब यहाँ पर थोड़ा समझने की चीज़ें थोड़ा सा समझो। हमने यूनिट को दो चीज़ों में क्लासीफाई करा, फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट जो कि इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। ड्राइव यूनिट होती है डिपेंडेंट, हमेशा किसी चीज़ पर डिपेंड रहती है। किस पर डिपेंड रहती है? हमेशा ड्राइव यूनिट फंडामेंटल यूनिट पर हमेशा डिपेंड रहेगी, हमेशा डिपेंड रहेगी। वो एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। ये डायरेक्टली मेजर करी जा सकती हैं, ये डायरेक्टली मेजर नहीं करी जा सकती। इसे हमेशा फंडामेंटल यूनिट की जरूरत पड़ेगी। अगर उस टाइम पर फंडामेंटल यूनिट नहीं है तो यूनिट हद से भी आप उसको हिला नहीं पाओगे, क्योंकि ये मेजर नहीं हो पाएगी। अब देखो उसका एग्जाम्पल समझता हूँ। जैसे मैंने बताया फंडामेंटल यूनिट का एग्जाम्पल है लेंथ, मास, टाइम। लेंथ में आएगा मीटर, मास में आएगा किलोग्राम, टाइम में आएगा सेकेंड। ठीक है, अब यहीं पर आ जाते हैं एरिया एंड स्पीड पर। अब इसका एग्जाम्पल है एरिया। एरिया में क्या होता है? किसी चीज़ का एरिया ले लो, हमारे तो उसका ले लें रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। और लेंथ किस में करी जाती है? मीटर में। मीटर की होती है लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, दोनों मीटर में हुई। और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। ठीक है, तो हमेशा ये किस पे डिपेंडेंट है? फंडामेंटल डिपेंडेंट है कि नहीं? अब स्पीड है, स्पीड किस पे होती है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किसमें कर जाता है? मीटर में, तो यहाँ पे इसकी यूनिट मीटर है। और टाइम इसमें कर जाता है सेकंड में, उसकी टाइम सेकंड है। अब देख सकते हो ये हमेशा किसी चीज़ पे इस पर हमेशा डिपेंडेंट रहेगी, हमेशा किसी चीज़ पे डिपेंडेंट रहती है। इंडिपेंडेंट होती है सिर्फ फंडामेंटल, किसी चीज़ पर डिपेंडेंट रहेगी। आपको लेंथ मेजर करनी है तो आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, मीटर है। और वो कह रहा है डायरेक्टली मेजर्ड, मतलब डायरेक्टली मेजर्ड। आप से डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, लेकिन आप इसे डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। कोई इसमें आपको फंडामेंटल यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। अब यूनिट्स का आपको समझ में आ गया, तो अब आपको पता होगा कि पहले हमारे पास बहुत सारी टाइप की यूनिट होती थी। आपने सुना होगा CGS, FPS, MKS। फिर इन सब का ना हमने क्या करा, बहुत कन्फ्यूजन होने लगा। अब आप बोले हमने यूनिट बनाई क्यों? तो सिंपल इसका रीज़न है, हमने यूनिट इसलिए बनाई, मतलब देखो अलग अलग कंट्री की अलग अलग यूनिट होती थी। इंडिया की कुछ यूनिट, पाकिस्तान की पाकिस्तान तो सेम था, इंडिया की कुछ यूनिट, अमेरिका की कुछ यूनिट, फ्रांस की कुछ यूनिट, ब्रिटेन की कुछ यूनिट। तो हमने सब यूनिट सेम इसलिए बनाई। अब देखो जैसे अब ट्रेड होती थी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। मान लो मैं क्या बेच रहा हूँ? चीनी बेच रहा हूँ, या फिर बीट बेच रहा हूँ, गेहूँ बेच रहा हूँ। मैं गेहूँ बेच रहा हूँ वहाँ पे, क्या बोल सकते हो? मैं बेच रहा हूँ गोल्ड। ठीक है, अब चाइना में चलता है ग्राम, यहाँ पे चलता है तोला। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ से बेचता हूँ आपको 12 तोले। 12 तोले मतलब 144 ग्राम्स, क्योंकि एक तोला के अंदर होता है 12 ग्राम, और 12 तोले के अंदर हो गए 144 ग्राम्स। उन्होंने मांगा था 100 ग्राम, आपने भेज दिया 144 ग्राम। तो ऐसा होता था, तो उसकी वजह से लड़ाई हो जाया करती थी यूनिट के चक्कर में। तो फिर एक जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर आया, एक बैठक बनाई गई कॉन्फ्रेंस, उसमें हमने बताया कि हम क्या यूनिट को मानेंगे। तो पहले बहुत सारी टाइप की यूनिट थी, अब उन मेरे को बताने वाला हूँ, उसका यूज़ नहीं है, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ। 3 टाइप की यूनिट थी, फिर उसके बाद एक बनाई गई मेन। तो मैं आपको बता देता हूँ 3 टाइप की यूनिट थी। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे आई थी कुछ यूनिट, कुछ फ्रेंच थी, कुछ ब्रिटेन थी। सबसे पहले आई थी फ्रेंच यूनिट, फ्रेंच थी CGS, ये फ्रेंच थी, फ्रेंच यूनिट थी, फ्रेंच लोग इस्तेमाल करते थे। तो C से होता है सेंटीमीटर, मैं सिंपल डायरेक्टली लिख देता हूँ सेंटीमीटर। G से हो गया ग्राम, S हो गया सेकेंड। ठीक है, अब CGS के बाद ये फ्रेंच यूनिट थी, फिर एक और थी ब्रिटेन। ब्रिटेन में आपको इसलिए पढ़ा होंगे, ब्रिटेन ने हम पे राज करा था। तो ब्रिटेन की जो यूनिट थी वो थी FPS। FPS थी ब्रिटेन की, ब्रिटेन की यूनिट थी FPS। तो F से होगा फुट, P से होगा पाउंड, S से होगा सेकेंड। अब सेकेंड में सेम है। अब इसके बाद बनाएंगे एक मेट्रिक यूनिट। अब यहाँ पे पता चल रहा कि यहाँ पे हो रही है लड़ाई,
यहाँ पे कुछ पाउंड है, यहाँ ग्राम इस्तेमाल करा जा रहा है, तो ये दोनों ट्रेड कर रहे हैं तो लड़ाई हो रही है। तो फिर एक बनाई गई मेट्रिक यूनिट जो पूरा वर्ल्ड इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो वो मेट्रिक यूनिट जो बनाई गई जो पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल करी जाएगी वो थी MKS। क्या थी? MKS। मैं उसका भी नाम लिख देता हूँ, किसी को कंफ्यूज हो। MKS थी मेट्रिक यूनिट थी जो पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल करी जानी थी। अब इसको भी क्यों हटा देंगे, उसका रीजन नहीं बोल जाऊँगा। उसके बाद बनती MKS। MKS था मास, सॉरी M से था MKS। M से था पहले था MKS तो शायद आई थिंक मिलीमीटर होगा, K से होगा किलोग्राम, S से होगा सेकेंड। एक सेकंड M का चेक कर लेता हूँ, वो कंफर्म नहीं है अभी। M से बनाया गया था मीटर, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मेरे को, मीटर था, मीटर ठीक। M से बनाया गया था मीटर, K से बनाया गया था kg, L से बनाया गया था सेकेंड। तो पूरे वर्ल्ड का हाँ हम ठीक है इसको मान लेंगे। बट एक दिक्कत आई कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का बन गया, इलेक्ट्रिक करंट का बन गया। करंट का क्या बना था? एम्पियर, ठीक है उन्होंने मान ली, ठीक है ये एम्पियर को इलेक्ट्रिक करंट में एम्पियर मान लिया। दूसरा नाम रख देंगे मॉडिफाई करके MKSA, इसका नाम रख दिया मॉडिफाई करके। अब क्या हुआ, इसके बाद में बहुत सारे इन्वेंशन होने लगे, जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी का भी निकल आया फॉर्मूला, और बोल सकते हो इलेक्ट्रिक करंट का निकल आया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का निकल आया, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का निकल आया, सबके अलग अलग और फॉर्मूले निकलने लगे। तो फिर एक जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मीजर ने कहा कि हम एक ऐसी यूनिट बनाते हैं जिसके अंदर ये सारी होंगी और पूरा वर्ल्ड इसे फॉलो करेगा। तो उसका नाम रखा हमने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, बोल सकते हो ऐसा यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में चलती है। अब उसको पढ़ते हैं। उसमें ना आपको 7 सप्लीमेंट्री यूनिट, 7 आपको फंडामेंटल यूनिट दिखेंगे, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट दिखेंगे। अब दोनों आपको लिख के बता देता हूँ, सबको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि भैया क्या था सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। अब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं इंडिया में, लेकिन आप फ्रेंच में जाओगे बोलते हैं सिर्फ सिस्टम ही इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। तो समझते हैं SI यूनिट। अब SI यूनिट के अंदर भी थी कुछ 7 फंडामेंटल और 2 थी सप्लीमेंट्री। तो देखो पहली थी मास, छोटा यहाँ पे 9 लिखेंगे, ठीक है। 9 आप इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट and amount of substance, luminous intensity, और फिर यहाँ पर हमारे कुछ 4 2 और मुझे रह गया टेम्परेचर। अब इनकी यूनिट जो है आप देख लो अच्छे से। अब देखो मास की जो यूनिट थी वो थी kg, हमने मानी मास यूनिट, हमें बोली kg मानेंगे। लेंथ की हमने बोली मीटर मान लेंगे, टाइम की मान सेकंड मान लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की मान लिया एम्पियर मान लेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मान मोल मान लेंगे, मोल टेंथ में आया कभी नहीं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला मान लेंगे, टेम्परेचर को केल्विन मान लेंगे, हमने ये मान लिया। अब ये तो होंगे 7 फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री थी, एक एंगल सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, इन दोनों को भी समझते हैं एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल का जो हमने माना था हमने रेडियन, और इसका जो माना था स्टेडियन, स्टेडियन, ठीक है। तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से नोट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं हर बार। अब आगे बात करते हैं कि ये टाइप तो यूनिट को बता दिया। अब हम एक एक को लेंगे और उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। एक को लेंगे और उसके बारे में जानेंगे। हाँ, अब देखो अब दिक्कत आने लगी यहाँ पे कि यहाँ पे बताता हूँ क्या दिक्कत आने लगी। अब मान लो मैंने मान लिया kg,
ठीक है, अब किसी के पास है कुछ एटम है, एटम के अंदर होता है छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। अब उसका वहाँ से केजी में नापेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, केजी में नापेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो अपने कुछ सब यूनिट्स और कुछ किलोमीटर से कुछ छोटी यूनिट और कुछ बड़ी यूनिट बनाए। इसको मल्टीपल यूनिट और सब मल्टीपल यूनिट कहते हैं। अब मल्टीपल यूनिट कुछ बनाई और सब मल्टीपल यूनिट भी हमने कुछ बनाई। अब सबसे पहले समझते हैं कि भैया मल्टीपल यूनिट, आपको ये भी याद कर लेना, मेरे को ये भी याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हर कन्वर्जन में करने में आपको मदद आएगा, 11 तक 12 तक मदद आएगा तो आपको। तो उसको यहाँ नोट कर लें। मैं 2 टेबल लिखूँगा, एक तो मल्टीपल, एक सब मल्टीपल। मल्टीपल बड़ी, सब मल्टीपल छोटी। ये आपको हर में दिखेगा, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर सब में। ठीक है, हर पहले डेंसी, ये सब पहले लिखा सब मल्टीपल लिखा हूँ, सब मल्टीपल्स लिख रहा हूँ। ठीक है, सब मल्टीपल्स लिख रहा हूँ। सबसे पहली आती है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमो, एटो। चेक कर लेता हूँ। अब कुछ याद करनी है, बुक में तो बहुत सारी होगी, मेन आपत्ति भी याद कर लो, काम हो जाएगा। जैसे सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमो, एटो। ठीक है, इको फेमो, ठीक है, इतनी बहुत है। अब देखो ये सब मल्टीपल्स, तो अब इसको बोलते हैं 10 की पावर -1 मीटर। सभी में मीटर लेकर वो हमने एक हो सकता, कोई भी यूनिट लगा सकते हो। क्या मान लो मैंने लगा डेसीमीटर है ना, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। अब मान लो नैनोग्राम। तो फिर है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो। मेन जो टेबल है वो आपको क्राइटेरिया से बता दे रहा हूँ। ठीक है, 3 यूनिट सबको याद रखिए। मान लो अगर आ गया कि सेंटीमीटर का कितना मीटर हो, तो बोलो ये 10 की पावर -2 होता है। अब मिलीग्राम का कितना हो, मिलीग्राम का तो सिंपल होगा 10 की पावर -2। तो ऐसे सिंपल लिख देता हूँ। नैनो का होता है 10 की पावर -9, पिको का होगा 10 की पावर -12, फेमो का होगा 10 की पावर -15, एटो होगा 10 की पावर -18। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत है नहीं, कोई इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं। इतनी आप याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। उससे ज़्यादा भी आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि इससे ज़्यादा कन्वर्जन आएंगे तो ज़्यादा इससे हम नहीं आएंगे। ठीक है, फेमो से ज़्यादा नहीं आ रहा है। एटो की फिर भी लिखवा दे, चलो एक टीचर दे दे तो हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीपल यूनिट। अब मल्टीपल यूनिट मैंने इससे बड़ी हो सकती है ना। अब देखो इससे बड़ी यूनिट, ये दोनों आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब मल्टीपल यूनिट लिख लो, मल्टीपल यूनिट अब समझते हैं मल्टीपल यूनिट क्या होगा। मल्टीपल यूनिट मानी क्या बन जाता, जो कि छोटी थी अभी छोटी लिखा था माइनस में, यही प्लस में। ठीक है, प्लस नहीं कोई माइनस में लिखा, बस देना। देखो पहली देखो डेका, हेक्टा, किलो, गीगा, किलो का गीगा आएगा, फिर किलो, गीगा, टेरा, पेंटा संग तो नहीं मेरे हिसाब से, पेंटा। और एक है एक्सा। ठीक है, ये तो है नहीं, फिर ये लिख देना पेंटा एक्सा। ठीक है, वैसे कोई जरूरत है नहीं एक्सा की, लिख देते हैं फिर भी हम लोग। ठीक है, मैं आपको 3 याद लेना, काम हो जाएगा आपका। इसकी भी सेम वही क्राइटेरिया चलेगा, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18, 10 की पावर 21। ठीक है, अब ये आपको सारे देख लो, शायद कोई रह गया क्या, वही यहाँ से 18 तक आ देख लेते, कोई रह गया क्या, देख रहा हूँ शायद कुछ रह गया। सॉरी यहाँ पे 12 रह गया। ओके क्या यहाँ पे 12 होती है, मैं गलत। ठीक है, सॉरी समझ गया 18 यहाँ से सोच रहा। देखो 12, आपको टेक कराऊंगा, कोई याद नहीं होगा, टेक कराऊंगा। 12, 15, 18 मेरा देखो वो 3 की टेबल चली गई, वो 3 की टेबल में 12 रह गया था। ठीक है, 3 की टेबल में 12 रह गया, कन्फ्यूजन में। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपको कोई टेबल याद कर लेनी है।
आपका काम हो जाएगा 12 तक का, क्योंकि कन्वर्जन आते हैं 12 तक। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट ऑफ लेंथ। अब हम अलग अलग अब एक टाइप बाय टाइप यूनिट उठाएंगे, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में हमको बताएंगे वर्नियर कैपिटल एंड स्क्रीन गॉज। उसी थर्ड पार्ट में 3 पार्टें वीडियो बनेगी। फर्स्ट पार्ट में जितने भी यूनिट होगी सब क्लियर हो जाएगा आपको। दूसरे पार्ट में बनेगा वर्नियर कैपिटल, तीसरे पार्ट में बन जाएगा आपका टाइम पीरियड। और तीनों में आज ही डाल दूँगा। बस समझते हैं यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ सब बहुत छोटे छोटे होते हैं, हाल आपको आ जाएंगे। मैं आपको 10 मिनट के अंदर कराता हूँ, ठीक है। अब देखो यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ। अब यूनिट ऑफ लेंथ यूनिट ऑफ लेंथ पहले क्या होती है, ऐसे यूनिट। अब तो क्या, अब ना क्या हुआ, ऐसा यूनिट हमने लेंथ बनाई। लेंथ की जो यूनिट थी वो थी मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ थी मीटर। अब क्या हुआ, मीटर को बहुत सारी तरीके से डिफाइन करा गया। अब मान लो हमने क्या करा, एक कुछ फ्रांस या बोल सकते हो पेरिस में एक वो है, बोल सकते हो आप क्या बोलिए, म्यूजियम है, उसमें बनाया कि भाई एक रॉड है, प्लेटिनम और आयरन की एक रॉड है। उस रॉड पे ये डिफाइन करा गया, भाई हम इसको बोलते हैं 1 मीटर। अब हमने इसको क्यों नहीं माना, अब हम ये डेफिनेशन नहीं लिख सकते। ये आप डेफिनेशन लिख के आओगे तो ये एप्लीकेबल नहीं मानी जाएगी स्कूल में। क्यों? क्योंकि ये मान लो अब किसी ने वहाँ पे आके छेड़छानी कर दी कि भाई 1 मीटर ये होता है, एक कपड़े वाला है, एक कपड़े वाले ने कहा कि भैया मेरा 1 मीटर ये है, तो कहेगा नहीं 1 मीटर नहीं है तो 500 सेंटीमीटर है, तो कहेगा नहीं भाई ये मेरा 50 सेंटीमीटर, कहेगा नहीं भाई मेरा 1 मीटर ही है। अब चेक कर लो। अब वो चेक करने के लिए कहा रेफरेंस चाहिए होगा, रेफरेंस, तो वो जो रेफरेंस है वो पेरिस में रखा हुआ है, वो इतना है। अब मान लो किसी ने छेड़छानी कर दी, इतना है, तो मान लो किसी ने छेड़छानी कर दी, उसको काट दिया, हटा दिया, तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। तो उसके लिए हमने नेचुरल रेफरेंस लिए। नेचुरल रेफरेंस कैसे लिए, हमने उसको हमने उसको लाइट की स्पीड के हिसाब से नापा है। लेंथ को हमने मीटर को हमने लाइट की स्पीड से नापा है। कहते अब बोल सकते हो द लेंथ इज डिफाइंड एज इन द टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, द लाइट ट्रेवल इन एयर विद एक वैल्यू दूंगा इन एयर। आपका डेफिनेशन वही मानी जाएगी और कोई डेफिनेशन इधर नहीं मानी जा रही आपकी, सिर्फ कोई भी डेफिनेशन लिखते रहो। अब वो डेफिनेशन भी मैं आपको दे देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो लिखो तो रुक जाओ, मैं बता देता हूँ। एक्जैक्ट वर्ड चाहिए ना आपको, देखो एक समझो, मैं एग्जैक्ट वर्ड देख लूँ वर्ड बुक में से, तभी एक्सेल वर्ड लिखा होगा। ये पहले मैं अपने से लिखा दूँ अपने मन से, तो एप्लीकेबल नहीं बनेगी, ठीक है। The meter is measured in the term of speed of light. In the term of speed of light. Term of speed of light. The distance, the speed of light. Speed of light in air or vacuum or vacuum in air or vacuum is 1/3 into 10 की power 8 in a second. अब ऐसे ही वाली डेफिनेशन क्यों नहीं, तो वो लिख सकते हैं कि भाई जो है एक रॉड है पेरिस या फ्रांस में, पेरिस में वैसे तो जो कि बताती है हमें कि ये भाई 1 मीटर है। तो हमने इसको लिया क्योंकि मान लो अगर कोई छेड़छानी करे जाके, तो ये नेचुरल रेफरेंस आएगा कि भाई हमारे बीम ऑफ लाइट भाई 1 सेकंड में जितना ट्रैवल कर जाएगी वो ये मीटर होता है। ये तो कोई नहीं चेंज कर पाएगा, ठीक है। तो बस इसलिए हमने ये माना है। अब समझते हैं कि यूनिट ऑफ लेंथ हो गया। अब इसके कुछ सब मल्टीपल्स, बड़े मल्टीपल्स, नॉन मीटर यूनिट भी होती है। अब मान लो इसकी मल्टीपल यूनिट आपको बता चुका हूँ, मीटर की, किलोमीटर, मेगामीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, छोटी यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है।
सेंटीमीटर हो जाती है, मिलीमीटर हो जाती है, नैनोमीटर, सबकी वैल्यू को बता चुका हूँ पहले। अब नॉन मेट्रिक यूनिट की बात करते हैं। नॉन मेट्रिक यूनिट, नॉन मेट्रिक यूनिट क्या होती है? कुछ यूनिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन मेट्रिक यूनिट होती है, सबसे पहले होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नॉन मेट्रिक यूनिट के अंदर आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानी क्या? एक इतना एक डिस्टेंस जो कि हमारे सन और अर्थ के बीच में है, उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड, इतना लिख रहे, अब समझ जाना। उसकी यूनिट है वो लिख देता हूँ, 1.496 इंटू 10 की पावर आई थिंक 11, आई थिंक तो 11 होनी चाहिए, 11 मीटर। अब इसको आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर बहुत सुना होगा आपने, बताता हूँ। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर मानी एक डिस्टेंस जो कि लाइट कवर कर पाएगी एक साल में, उसको हम कहते हैं लाइट ईयर। तो उसको कितना सारा डिस्टेंस होगा, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं। वो मैं आपको 30 से 40 मिनट में लिख के दिखा दूँगा। वो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 अब लाइट ईयर की वैल्यू ये होगी। अब समझते आगे कि लाइट ईयर के बाद और कोई यूनिट तो है नहीं। हाँ, उसके बाद पार्सेक। पार्सेक से क्या होता है? 3 टाइम। अब हमने बनाई पार्सेक। पार्सेक जैसा 3.27 टाइम्स होती है। इसको आप 3.27 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको चलेगा 3.08 पार्सेक। पार्सेक की वैल्यू बता देता हूँ। पार्सेक को डिफाइन किया है और बताया है 3.27 टाइम होती है लाइट ईयर की। तो वो होती है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। अब जो बड़ी बड़ी यूनिट होगी और छोटी यूनिट होती है, छोटी यूनिट हल्की दिखाई तो छोटी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम, इसको कैसे लिखते हैं, है ना, एंगस्ट्रॉम कैसे लिखते हैं, ये हो गया एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है भैया 10 की पावर -10 मीटर। अब फेर्मी, फेर्मी की यूनिट होती है अपनी 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, तो ये हो गई अपनी यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ के अलावा कुछ बचना है नहीं। अब बात करते हैं मास की। किसकी? मास की। अब मास की यूनिट में बात कर देता हूँ तो मास भी ठीक ठाक है, अच्छा खासा है। इसी कोई नॉन मैटर यूनिट नहीं है मास की। ठीक है, मास की कोई नॉन मैटर यूनिट है नहीं, तो फिर इसको उठाओ। हाँ, ऐसे यूनिट तो। अब यूनिट ऑफ मास समझते, यूनिट ऑफ मास को समझते। ऐसी यूनिट होती है केजी। अब केजी को कैसे डिफाइन करा गया? केजी को हमें ऐसे डिफाइन करा गया कि एक सिलेंडर है जो कि फ्रांस में रखा हुआ है। एक सिलेंडर जो कि फ्रांस में रखा हुआ है, जिसका वजन जो कि प्लेटिनम और एडियम से बना हुआ है, जिसका मास 1 kg है, उसको हमने माना। सब कोई नेचुरल रेफरेंस हमने नहीं लिया। ठीक है, नेचुरल रेफरेंस अभी तक किसी ने कुछ बताया नहीं है तो हमने नहीं लिया। अब इसकी बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट होती है, वो याद है क्या? क्विंटल। क्विंटल होती है, टन्स होती है, मेट्रिक टन बोलते हैं इसको। अब टन बोल तो उसको फिजिक्स में मेट्रिक टन कहा जाता है। मेट्रिक टन, मेट्रिक टन कहा जाता है। ठीक है, टन और मेट्रिक टन कहा जाता है। अब क्विंटल हो गया 100 kg और टन हो गया 1000 kg। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। और कुछ छोटी यूनिट चाहिए होगी तो आप ग्राम वगैरह भी ले सकते हो। ग्राम हो गया और मिलीग्राम हो गया, नैनोग्राम हो गया, बहुत सारे हो गए। अब जो मेन आएगा वो आएगा सेकेंड। है, मेन जो आएगा वो आएगा सेकेंड। सेकेंड अपनी लास्ट है। इसकी बहुत सारी यूनिट्स आप बोल सकते हो, लेकिन आपको 10 से 12 समझाऊंगा क्योंकि बहुत मेन होगी। बाकी अब लीव कर देंगे क्योंकि वो सब जानते हैं, तो इतना डीप में हम नहीं जाएंगे। वैसे भी बहुत टाइम के वीडियो बनते हैं, आई थिंक सो हाफ एन आवर हो गया है। अब समझते यूनिट ऑफ टाइम को हो जाना, यूनिट ऑफ टाइम है ना, होता है सेकेंड, होता है सेकेंड। इसको हम एस से डिनोट करते हैं, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। सेकेंड हो गया, सेकेंड हो गया, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। अब देखो, सेकेंड हो गया, इसको एस से डिनोट करते हैं हम। सेकेंड को ना
हमने कैसे डिफाइन करा है। सेकंड को हमने मान लो ये कुछ होता है अपना एटम, इसको होते हैं प्रोटॉन्स। प्रोटॉन जब इसमें शिफ्ट हों उस टाइम को क्या बोलते हैं, एक स्पेसिफिक एटम लिया, उस स्पेसिफिक एटम का नाम हमने लिया है, उस स्पेसिफिक एटम का नाम आपको बताया था। उस स्पेसिफिक एटम का नाम है कुछ कैल्शियम 133 एटम, लेकिन 1967 में डिस्कवर करा। इसकी डेफिनेशन अपनी बुक का रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड की मैं यूनिट से बता देता हूँ मेन। इस सेकंड की होगी मिनट, आवर, ये तो सबको पता होगा कि एक आवर में कितनी सेकंड होती है, 3,600। एक मिनट में होती है 60। तो पता है ल्यूनर मंथ आपको नहीं सुना होगा कभी आपने, ल्यूनर मंथ नहीं सुना होगा, ईयर नहीं सुना होगा। ईयर के ऊपर कुछ फैक्ट्स हैं जानना चाहिए। ईयर, लीप ईयर एंड आई थिंक सो यूनिट रह गई है जो डिफिकल्ट हुआ आपके लिए। यहाँ पे थोड़ा सा डिकेड लगाऊंगा आपको। डिकेड क्या होगा, डिकेड सेंचुरी मिलियन, अब समझते हैं कि ल्यूनर मंथ क्या होता है। ल्यूनर मंथ एक इतना टाइम जितना एक मून लगाता है अर्थ को रिवॉल्व करने के लिए, एक इतना टाइम ल्यूनर मंथ होता है। ल्यूनर मंथ क्या होता है, एक टाइम मून लगाता है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए, वो कुछ हो जाता है 27.5 डेज आई थिंक सो। ईयर आपको पता होगा कि मैं 365 डेज का, लेकिन 0.25 होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता। तभी 4 यहाँ पे क्या होता है, ये होता है 365 डेज का, यहाँ पे क्या कहता है 0.25 इसलिए लग जाता है। क्यों, क्योंकि उसे कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है ना। तो 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा एक बार ऐड हो जाता है। 4 साल बाद हमेशा एक लीप ईयर आ जाता है, तो उसमें कुछ हो जाता है 367 दिन। 367 दिन। अब बात करते हैं डिकेड की, सेंचुरी की एंड मिलेनियम की। बहुत आसान है। डिकेड हो जाता है 10 ईयर्स हो जाते हैं, सेंचुरी हो जाता है जो 100 ईयर्स हो जाते हैं, और मिलियन हो जाता है आपको नहीं पता होगा, उसको कहते हैं 100 ईयर्स हो जाता है। तो यहाँ पर जो यूनिट ऑफ टाइम है ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट भी है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और सेकंड पार्ट में समझेंगे वर्नियर कैपिटल एंड स्क्रू गेज, जो कि आज भी डाल दूँगा, आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।